गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की विषय विज्ञान अध्याय 4 पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आप ध्यान से देखिएगा। आज जिस अध्याय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना जरूरी है और उसके जो मेन टॉपिक है उसको हम समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिए और समझिए। और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हम आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से देंगे वो आपको फिर कॉपी में लिखना है और चेक करवाना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होती है, जिसे अभी ठंड का मौसम है तो हमें गर्मी की मतलब ऊष्मा की ज़रूरत होती है। जैसे ठंडे मौसम में हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों गर्म और ठंडे के बारे में हम सब लोग अनुभव करते हैं कि गर्म कैसा महसूस कर सकते हैं और ठंडा कैसा महसूस कर सकते हैं। तो गर्म और ठंडे में हम अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं और हम सभी लोगों को मालूम है कि गर्म और ठंडा कैसा होता है। तो आइसक्रीम एक सारणी दे रखी है जिसे यहाँ पर गर्म और ठंडे में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो आइसक्रीम क्या है, ठंडा होता है तो ठंडे के ऊपर टिक लगाना है। और चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाएगी। फलों का रस कैसा होता है, ठंडा। और तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी जो भी ठंडी रहती है। तो शीतकाल में हम घर में बैठते हैं और ठंड का अनुभव करते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें गर्म हवा और हम हल्के और सूती वस्त्र पहनते हैं। और ग्रीष्मकाल में घर में अंदर हम गर्मी अनुभव करते हैं। इस प्रकार से गर्म और ठंडा होता है। तो एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। क्रियाकलाप 4.1 3 मग्गों में पानी के तापमान का अनुभव करेंगे, ABCD नाम देंगे। और 3 बड़े मग और कटोरी लेकर उसमें ABCD नाम देकर और ठंडा पानी और गर्म पानी भर देते हैं। A और B में ठंडा और B में ठंडा पानी, A में ठंडा पानी तथा B में गर्म पानी भरेंगे और कुछ ठंडा और कुछ गर्म मिलाकर एक मग C में भर देंगे। और हम हाथों से स्पर्श करके देखेंगे कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है। इस प्रकार से अपने बाएं हाथ को मग A में और दाएं हाथ को दक्षिण मग B में डालेंगे और दोनों हाथों में 2 से 3 मिनट तक हम मगों में डूबे रहने देंगे। अब दोनों हाथों को एक साथ मग से C में डुबोएंगे। अब दोनों हाथों को ऐसा अनुभव होगा। तो हमें कैसा अनुभव होगा बुझो। यह उलझन दर्शाती है कि स्पर्श करने के लिए गर्म ये इंद्रिय स्पर्श कहलाता है। जो हमारी इंद्रियां होती है वो क्या करती है, अनुभव करवाती है। इस प्रकार से तापमापी से ही नापा जाता है। हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन असली ताप को कैसे नापा जाता है, जिसका एक यंत्र होता है, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं, जिसके द्वारा ताप नापा जाता है। और तापमापन क्या कहलाता है, आपने देखा होगा कि कभी आप या परिवार किसी को बुखार चढ़ा हो या किसी डॉक्टर के पास हम लोग गए हैं तो वहाँ पर अपना ताप मापने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर एक थर्मामीटर का उपयोग करते हैं और उस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। वो इस प्रकार से ये चित्र में यहाँ पर दिखा रखा है। ये वाला थर्मामीटर है जो हमें हमारा ताप मापा जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये अपना एक मनुष्य का एक सामान्य तापमान होता है। अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम है, डॉक्टर थर्मामीटर 35 से 42 तक का ताप ही माप सकते हैं। तो यदि पारे की धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा घुमाएं। अब आपको धारी दिखाई देने लगे तो आपको मापने का तापक्रम
स्केल की तरह स्केल में दिखाया जाएगा और तापमान किसको डिग्री सेल्सियस में दर्शाएगा। ठीक है, हमें दुविधा है, बूझो को दुविधा है कि चित्र 4.2 में क्या दे रखा है, 2 तापक्रम। भारत में हमने डिग्री सेल्सियस अपनाया और इसी स्केल का उपयोग हम करना चाहते हैं, तो दूसरा फ़ारेनहाइट कहलाएगा स्केल में, जो फ़ारेनहाइट एफ से दर्शा जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था और अब थर्मामीटर जो 36 डिग्री का होता है। थर्मामीटर से ताप मापना कैसे मापते हैं, एक बड़े चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 36 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आगे हम देखेंगे एक और तापमापी होता है जो प्रयोगशाला तापमापी कहलाता है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला तापमापी जो बड़ा एक स्केल जैसा लंबा होता है, इस प्रकार से। पहले हमने पढ़ा ताप, और ताप में तापमापी जो थर्मामीटर होता है वो मनुष्य का ताप मापा जाता है। इसके बाद बड़ा प्रयोगशाला, जो बड़ी क्लास में हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हम बड़े तापमापी का उपयोग करते हैं। अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान को नापा जाता है। तो बड़े प्रयोगशाला में क्या करते हैं, क्रियाकलाप पढ़ेंगे 4.4। किसी बीकर अथवा मग में नल या थोड़ा सा नल का थोड़ा सा जल लेना है और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाना है कि बल्ब को जल में, बल्ब क्या होता है, डूबा रहे, जल में डूबा रहे, लेकिन बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। अब तापमापी को जल के ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे के तल की गति को देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर न हो। तापमान का पाठ्यांक नोट कीजिए। इस समय जल का ताप है और विद्यार्थियों द्वारा नापे गए ताप की तुलना कीजिए। देखो, यहाँ प्रयोगशाला में जिसे हम किसी मग में या ग्लास में पानी लेंगे और जो बड़ा प्रयोगशाला तापमापी होगा उसको उस तली में डुबोएंगे और ऐसा पकड़ कर रखेंगे, और जो तापमापी पारा होगा वो ऊपर चढ़ेगा और नीचे आएगा। वो यह दर्शाएगा कि उस जल का तापमान कितना है, यह दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा तापमापी है और वो डॉक्टर जो मनुष्य के लिए होता है वो छोटा तापमापी होता है। अगला क्रियाकलाप 4.5, ये भी देख लीजिएगा। किसी बीगर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लेना है, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोना है और पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करना है। जिससे वो पारा का तल जो वो हिलता डुलता रहता है वो एक जगह स्थिर, एक जगह टिक जाए, तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप ताप को नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालना है और ध्यानपूर्वक देखना है कि अब क्या होता है। जैसे ही तापमापी जल से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ ये कि प्रयोगशाला तापमापी ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना है जब उसका बल्ब जल और वस्तु में रखा है, तभी ही नोट करना है। बाहर निकालकर उसका पारा क्या होगा, गिरने लगेगा वापस। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह के बाहर निकालना पड़ता है, जब तक आप प्रयोगशाला तापमापी को शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह के बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता है, और किसी डॉक्टर का या फिर का परीक्षण कीजिए। देखो, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो उसका निपटान अत्यंत कठिन है।
आजकल अंकीय तापमान डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया, यहाँ पर पारे का उपयोग नहीं होता है। अब हम अगला पॉइंट करेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण। मतलब जो ऊष्मा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्थानांतरण कैसे और कहाँ होता है, इधर उधर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तब तप्त हो जाता, मतलब गर्म हो जाता है। और इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है। मतलब ज्वाला आग से एक बर्तन जो हम उसके ऊपर रखते हैं उसकी ओर जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तब क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन में परिवेश की ओर स्थानांतरित कर देती है, जिसे ऊष्मा स्थानांतरण होती है। ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है और जब उस बर्तन को हम नीचे उतार लेते हैं तब वहाँ से ऊष्मा धीरे धीरे परिवेश मतलब पर्यावरण में फैल जाती है, तो वो परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अब इन स्थितियों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में, मतलब पहले तो गर्म हुई तो ज्वाला से बर्तन में गई, अब बर्तन से वापस परिवेश में जाएगी, तो दोनों क्रियाओं में, दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से? गर्म से ठंड की ओर प्रवाहित होती है ऊष्मा। ऊष्मा स्थानांतरित होती है। जैसे क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप में एक एल्यूमिनियम या लोहे की किसी छड़ को लेना है और छपटी और उस मोम के ऊपर मोम जलाना है, मोमबत्ती, और वो जलती हुई ज्वाला से छोटे छोटे टुकड़े चिपका कर लगभग समान दूरियों पर होने लगते हैं। तो छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए और यदि आपके पास स्टैंड न मिले तो दो ईंट के बीच में उस छड़ को जैसे चिपका देना है और चिपका कर उसको जलाना है। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पर मोमबत्ती पिघलने लगेगी। छड़ जैसे गर्म होती जाएगी तो ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक जाती जाएगी और क्या होगा, गर्म होते होते वो पिघलने लगेगा, तो ऊष्मा स्थानांतरित होती है। और भी बच्चों क्रियाकलाप दिए हैं, आप इन क्रियाकलापों को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और समझ में ना आए तो हमको स्कूल में आके हमसे पूछ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चित्र दिखाया है जिस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरित किस प्रकार हो रही है। यहाँ पर थल समीर और जल समीर के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्र समीर मतलब समुद्र से, मतलब समुद्र क्या है, जल से भरा है और जल से समुद्र की ओर, स्थल की ओर जा रही है, तो क्या बोलेंगे हम, समुद्री या जल समीर। थल समीर मतलब, समीर मतलब हवा, और स्थल से जो हवा जाती है जल की ओर तो वो क्या कहलाएगी, थल समीर। इस प्रकार से समीर मतलब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। जैसे ठंड के मौसम में ठंडी हवाएं समुद्र की ओर से आती है तभी हमें ठंडी हवा महसूस होती है, और गर्मियों में गर्म हवाएं चलती है जो समुद्र की ओर जाती है। तो इस प्रकार से स्थानांतरित होती है, जो ऊष्मा होती है वो स्थानांतरित होती है। आगे हम पढ़ेंगे थल समीर और विकिरण, जिसे विकिरण भी कहते हैं। अतः सूर्य से हम जब तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण, सूर्य से जो ऊष्मा आती है किरणों के द्वारा उसे हम क्या बोलते हैं, विकिरण कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। अब हम सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनेंगे, गर्म और ऊनी, क्योंकि उस समय ठंडी हवाएं चलती है, और गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनेंगे जो ठंडे होते हैं, और जो वस्त्र सूती के वस्त्र होते हैं जिससे हमको
ठंडा अनुभव होता है। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार से कपड़े पहनते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, मतलब पहनते हैं, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक टीन की एक जैसे दो डिब्बे लिए हैं, टीन धातु के दो डिब्बे लिए हैं। इसमें एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद रंग से कलर किया हुआ है। ये है यहाँ पर, ये काला है और ये सफ़ेद है। इस प्रकार से दो बर्तन हमने लिया है। अब दो डिब्बों को बराबर मात्रा में हम क्या भरेंगे, जल। अब जल भरते हैं और दोपहर के समय हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। रखना है बच्चों, ये प्रयोग करके देखना आप लोग। दोनों डिब्बों में भरे जल को तापमान 1 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ताप मापेंगे और क्या अंतर पाते हैं। तो यहाँ पर जो गहरे रंग का होता है वो ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा और जो हल्के रंग का होता है वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा। अब और प्रयोग इसमें दिए हैं हल्के। और अब हम अपने घरों को ठंडा गर्म रखने के लिए कोयले, लकड़ी जैसे ईंधन का, विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहरी गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए कि बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो दूसरी, ऐसा संभवतः किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो आजकल उपलब्ध है। इस प्रकार से सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्मारोधी होते हैं और इनके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में फंसी ट्रेप रहती है। वायु हमारे बीच के शरीर को उष्मा और को ठंडे परिवेश की ओर विचलित होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव इसलिए होता है। सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक ऊपर एक जोड़े पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव उपयोग करने की छूट दो तो आप किसे चुनेंगे? यदि याद रखिए, 2 कंबलों के बीच में वायु की परत विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से आज ये अपना ऊष्मा पाठ जो खत्म हुआ है बच्चों, तो आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए और इन क्रियाकलाप को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। और जो PDF हम देते हैं उसके माध्यम से आप प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखकर हमारे पास आए और चेक करवाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।